आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। तो ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे आपका एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल साइंस को। ये 10th लेवल की जनरल साइंस है, इसमें हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। ओके, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर भी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस क्या है। सॉरी, आज का नहीं, कल का जो हमने होमवर्क में दिए थे, सबसे पहले उसको देखेंगे और बाद में फिर हम लोग देखेंगे धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। क्योंकि कल हमने धातु का फिजिकल प्रॉपर्टी देखा था, जिसमें कि मैंने डिस्कस किया आपको धातु के सभी भौतिक गुणधर्म को, यानी इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। एक्चुअली ये आप लोग को कल ही होमवर्क में मिल गया होगा, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको करके लाए होंगे। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है इसमें, जो कि कल आप लोग को होमवर्क में दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा, मतलब यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक हेडिंग सा डाल दिया गया है, ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो, यहाँ पे देखिए मतलब जो, अब यहाँ पे आपको निकालना है, ये धातु पूछ रहा है ना कि अधातु। ठीक है, तो धातु हम लोग मेटल को देखेंगे कि कौन सा मेटल जो है कमरे के ताप पे द्रव रहता है। तो कमरे के ताप पे द्रव कौन सा रहता है? पारा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? Hg बोलते हैं। और अगर यही पे धातु के जगह अधातु पूछ लेता कि कमरे के तापमान पे कौन सा जो है अधातु द्रव अवस्था में रहता, तो यहाँ पे हो जाता कौन सा? ब्रोमीन हो जाता। लेकिन यहाँ पे धातु के बारे में पूछ रहा है, इसलिए आंसर आपका पारा के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के जगह हालांकि एक ही दे दिया गया है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो अपन ठीक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि वह कौन सा धातु है जिसको कि चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो चाकू से आसानी से काट सकते हैं आप 3 धातु को। ठीक है,
तो उसमें से आपका पहला धातु आता है लिथियम। लिथियम को भी आप चाकू से काट सकते हो। उसके बाद पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हो, और सोडियम, एक मिनट, और यहाँ पे सोडियम को भी आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। तो ये 3 धातु है, ठीक है, जिसको कि आप चाकू से आसानी से काट सकते हो, ठीक है। तो इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप आसानी से टिक कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों को जो है चाकू से पनीर की तरह काटा जा सकता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है इसकी प्रवृत्ति, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है आपका सिल्वर, यानी चांदी, ठीक है। ये आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक होता है कौन सा? सिल्वर, यानी चांदी। सिल्वर को क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं? Ag से, ओके। और उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो कौन सा धातु जो है ऊष्मा का कुचालक होता है? तो ऊष्मा का कुचालक जो है आपका एक ही धातु होता है, उसका नाम है क्या है? लेड। क्या बोलते हैं उसको? लेड। इसको क्या बोलते हैं? सीसा, ठीक है। लेड को ही क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। इसका संकेत की बात करें तो इसका हो जाता है संकेत Pb, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जिसको मैंने डिस्कस किया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आघात वर्ध्यता और तन्यता का अर्थ बताइए। तो मैंने ये जो है ये आप लोग को पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ मैं कि आघात वर्ध्यता क्या होती है और तन्यता क्या होती है, फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में डिस्कस कर देता हूँ। तो आघात वर्ध्यता होती है कि वैसा मेटल, सॉरी मतलब, हाँ, मेटल का अधिक, मेटल को शीट बनाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता बोलते हैं। यानी कि कौन सा मेटल का कितना पतला शीट बन सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में उसको क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। जबकि तन्यता में धातु के तार खींचने की क्षमता को तन्यता बोलते हैं, ठीक है। इसकी इंग्लिश की बात करें तो ये आपका है, आघात वर्ध्यता का इंग्लिश होता है आपका मेलिबिलिटी होता है, और इसका जो है तन्यता का बात करें तो तन्यता का होता है डक्टिलिटी, ठीक है। तो मेलिबिलिटी में क्या करना है आपको? सीट बनाने की प्रवृत्ति होती है, सीट बनाने की क्षमता को मेलिबिलिटी कहते हैं। और तन्यता की बात करें तो इसमें क्या? वायर को खींचने की क्षमता, ठीक है। यानी जितना लंबा वायर हम लोग खींच सकते हैं उतना लंबा, ठीक है। आपको जो है इसी क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन आपको बताते चलें कि सोना जो होता है ना, वो उसका तन्यता काफ़ी अधिक होता है, और 1 ग्राम सोना का लगभग 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर जितना लंबा तार खींचा जा सकता है। कहने का मतलब है 1000 मीटर के जितना लंबा तार खींचा जा सकता है सिर्फ 1 ग्राम सोना से, ओके। चलिए तो बात करते हैं आज का टॉपिक्स की तरफ। तो आज हम लोग जानेंगे कि धातु का जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। कहने का मतलब है रासायनिक गुणधर्म, ओके। कल मैंने धातु का भौतिक गुणधर्म के बारे में बताया था आप सभी को, और इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिसको भी बोलते हैं धातु का रासायनिक गुणधर्म, ओके। सबसे पहले जान लीजिए कि धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है, धातु होता कैसा है। तो धातु की प्रवृत्ति मैंने आपको जब अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो हमेशा क्षारीय होती है। सामान्यतः मैंने बताया था धातु की प्रवृत्ति सामान्यतः क्षारीय होती है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हाँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आपका बेसिक, ठीक है। धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है? बेसिक होती है। लेकिन आपको जो है कभी कभी जो है ना, आपको ये देखने को मिलता है कि धातु जो है ना अम्ल के तरफ भी व्यवहार करता है कभी कभी। ये जो है अब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसको कि आप बात बोलते हैं हिंदी में, ये अब्स्ट्रक्शन है। तो वो कौन कौन सा है जो कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है धातु का ऑक्साइड? तो उसका नाम जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो उसका नाम है आपका, सबसे पहले नंबर तो एक है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक तो पहला कौन हो गया? एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिसको क्या लिखते हैं? Al2O3 लिखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा आपका हो गया जिंक ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। इसको जो है आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो आप लोग नोट बनाए, और बार बार क्योंकि वीडियो को देखना पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है।
आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बार जो है पूरा देख लीजिए, उसके बाद इसको नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। नहीं मतलब समझ में आए तो दोबारा आप लोग देख सकते हैं, वो अलग बात है, पर नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है? इससे आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि उसमें जो आप अपने तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम बात करें और अ, हाँ, और यहाँ पे बात करें हम कि ऑक्साइड होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे बात करें अगर ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड जो है कोई भी मेटल, किसी भी मेटल को क्या किया जाता है, जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन कराया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका, धातु का वायु में दहन, ठीक है? इसका मतलब होता है क्या, कि मेटल को जो है ना, यहाँ पे वायु का अर्थ क्या है, O2 है, ठीक है? वायु का अर्थ O2 है। यानी कि जब मेटल को, कोई भी मेटल हो, जैसे हो गया आपका जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है? तो ये सारा चीज़ मेटल है, इसको जब जलाया जाता है, किसकी उपस्थिति में इसको जलाया जाता है, आपको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है, तो ये जो है क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? मेटल ऑक्साइड का कहने का मतलब है, जब एल्युमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ठीक ना, तो ये क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, एक बात और, सूत्र बनाने में, फार्मूला बनाने में जिसको भी दिक्कत हो रही है, तो वो मेरा जो है एक संडे को मैंने वीडियो बनाया था, ये रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं, तो उसको आप लोग देख लीजिए, आपको जो है हद तक जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके? तो यहाँ पे क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ दहन करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखिए आपका जो कि मैंने बता दिया आपको पहले ही, आ, धातु को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करवाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो ये धातु ऑक्साइड बनेगा। यानी जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है? मेटल ऑक्साइड, ओके, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है? अब उसके बाद बात करें, यहाँ पे देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि कॉपर को जो है ऑक्सीजन के साथ करवाया गया तो ये क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। फिर एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ करवाएगा तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। और ये जो आप 2 3 देख रहे हैं, ये जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, तो ये संतुलित करने के बाद आता है, ठीक है? संतुलित करने के लिए मैंने आपको पहला चैप्टर में बताया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर में, तो वहाँ से आप सीख सकते हो, ओके? उसके बाद जो है यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपका इम्पोर्टेंट है कि उभयधर्मी धातु किसको बोलते हैं, ठीक है? तो उभयधर्मी धातु की बात करें तो वही जो मतलब जो कि दोनों प्रवृत्ति का हो, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति का हो। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया है सबसे पहले कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम और जिंक, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों उभयधर्मी धातु हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो है अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है? अम्ल कहने का मतलब है एसिड, अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं ये लोग, ये, और उसके बाद जो है, और किसके साथ, अम्ल के साथ और क्षार के साथ, यानी बेस बोलते हैं जिसको, ठीक है? इसका होता है हिंदी भी, चलिए आप लोग को लिख देते हैं, ये हो गया अम्ल, ओके, और यहाँ पे ये क्षार, ओके? तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है उभयधर्मी धातु हम लोग उसको बोलेंगे, वैसा धातु जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या दे, लवण के साथ साथ क्या दे, क्या देता है वो, लवण के साथ जल देता है, ठीक है? यानी वैसी धातु जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उभयधर्मी धातु बोलते हैं, ओके?
उभयधर्मी धातु हो गया आपका। यहाँ पे जिस तरह से देखिए एल्युमिनियम का दिखाया गया, उसी तरह जिंक भी इसी तरह से रिएक्शन करेगा और वो क्या देगा, लवण देगा और जल देगा। लवण आपका ये है, यहाँ पे आपका ये लवण है, ये जल है, ठीक है। चलिए, ओके। अब मैंने इसको तो देख लिया। अब यहाँ पे देखना ये है कि इसके बाद जो है ना, ये आपका है Na2O। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका नाम जो होता है क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है इसका नाम, और इसका नाम होता है पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये दोनों जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या करता है, ये जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए क्या करता है, ये आ, जल के साथ अभिक्रिया करके और उसके बाद जो क्या बना देता है, ये बना देता है आपका एक बेस का निर्माण करता है, एक क्षारक का निर्माण करता है, और ये भी जो है क्या करता है, एक प्रबल क्षारक का निर्माण करता है, ठीक है। ये दोनों जो है एक बहुत ही मतलब प्रबल क्षारक कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस का निर्माण करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग का इम्पोर्टेंट है, एनोडीकरण। तो एनोडीकरण किसको बोलते हैं, एनोडीकरण सिंपल सा याद रखिए आप लोग, सिंपल सा आप लोग ये याद रखिए कि जब एल्युमिनियम को, ये आप लोग जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, रोक रोक के थोड़ा सा, और उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, सारा चीज़ मैं नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे आप एनोडीकरण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो एनोडीकरण इसको बोलते हैं कि जब एल्युमिनियम पर जो है ना ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ओके। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि एनोडीकरण एनोडीकरण में कौन सी धातु पे ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन पे आपको 4 दे देगा, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, और एक और कुछ भी दे देगा, मान के चलो सल्फर ही दे दिया। तो यहाँ पे आपको एल्युमिनियम को टिक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसे कितना ज़्यादा याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग देखेंगे धातु की अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ। धातु की अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ। अब हम लोग देखेंगे तो ये जो है जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, ओके। तो ये देखिए, कोई भी मेटल जो है ना, कोई भी मेटल जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को छोड़ता है, हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक ना। ये देखिए, यहाँ पे आपका हिंदी में लिखा हुआ है स्पष्ट, यानी कोई भी मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, यानी छोड़ता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, ओके। जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं उसको भी जो है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो उस पर्पज़ से भी आप लोग कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग आसानी से क्लास कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर बात करें हम, और अगर कोई धातु ऑक्साइड रहेगा, ये कौन सा हुआ, ये तो धातु हुआ सिर्फ मेटल। इसकी अभिक्रिया की बात करें, ओके, इसकी अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि चलो बता रहे हैं आपको, यहाँ पे चलो सोडियम एक धातु ले लिए, ओके। चलो सोडियम नहीं, कोई और भी ले लेते हैं। यहाँ पे चलो जिंक ले लेते हैं, ठीक है। जिंक ले लिए आपको, और उसके बाद इसको जल के साथ, ओके। और ये क्या बना रहा है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। ये क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बन रहा है और H2 को रिलीज कर रहा है, ठीक है।
बाकी ये समीकरण बैलेंस्ड है, ठीक है। उसी तरह से अगर ये यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका धातु ऑक्साइड है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हालांकि है, तो ये जिंक के जगह पर कोई भी मेटल हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। तो अगर धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे देखिए, अगर धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या देगा, धातु हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा, धातु हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है। ओके, तो चलिए, उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया हो गया धातु का, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, पहले आपको किसके साथ करवाया, सोडियम के साथ करवाया, इसीलिए मैं वहाँ पे सोडियम के साथ नहीं करवा रहा था, क्योंकि सोडियम का एग्जाम्पल पहले से दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे जल है, और ये क्या दे रहा है अभिक्रिया करके, ये दे रहा है आपको अम, ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है आपको हाइड्रोक्साइड दे रहा है उसका। ओके, और उसके बाद यहाँ पे H2 गैस दे रहा है। तो एक मिनट, इसमें जो है मैंने देखिए आपको ये सारा दोनों को क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये दोनों में एक चीज़ और समझने वाली बात ये है कि जब और नॉर्मल धातु को हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो वो क्या देगा, वो आपका धातु ऑक्साइड देगा, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपको धातु ऑक्साइड नहीं दे रहा है, ये आपको हाइड्रोक्साइड दे रहा है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, ये हाइड्रोक्साइड दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्साइड नहीं, H भी है इसके साथ, ये हाइड्रोक्साइड दे रहा है, और उसके बाद H2 गैस भी दे रहा है, और उसके बाद ऊर्जा भी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों जो होता है ना, ये सिर्फ इसी के साथ होता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम और सोडियम के साथ, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ना, ये सोडियम जो होता है, सोडियम को आपको बता दें कि इसीलिए जो है इसको किरासन का तेल में इसको डुबा के रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको खुला में छोड़ दिया जाए तो ये इतने क्रियाशील होते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ जो है डायरेक्टली जो है बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है और जलने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ऊष्मा रिलीज करेगा ये, ओके। और ये दोनों, ठीक है, सोडियम के साथ एक पोटेशियम भी है, ठीक है, दोनों। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आपको, ये क्या है, कैल्शियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, और प्लस में जल देता है, ठीक है। हाँ सॉरी, हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। यहाँ पे जल नहीं, हाइड्रोजन गैस देगा, ओके। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो और ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है आपका, अब सेक्शन देखिए, आपको बताते हैं एक चीज़ और, इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मैग्नीशियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, मैग्नीशियम आपको याद रखना है। उसके बाद फिर बात करें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जल के साथ एकदम करती ही नहीं है, ये सिर्फ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन ये हॉट वाटर के साथ यानी गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें हम आपको, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, यहाँ पे देखिए, इसके बाद बात करें एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों ऐसे मेटल हैं जो कि ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया करेगी। तो ये किसके साथ करेगी, ये जो है जल से जो बनता है ना भाप, ठीक है, भाप बनता है ना, जिसको कि क्या बोलते हैं, वाष्प भी बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रीम, इसको स्टीम बोलते हैं, ठीक है, इसको
अस्टीम बोलते हैं। तो ये जो है अस्टीम के साथ रिएक्शन करती है ये तीनों मेटल। तो ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तीनों में से कोई भी रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, आप लोग आसानी से टिक करके आइएगा। ओके, मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव इसके साथ साथ ही करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर के साथ ही आप लोग का क्वेश्चन का जवाब भी दे रहा हूँ, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ इसी के साथ। इसी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, बस ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ओके। तो ये देखिए आपका ये एल्युमिनियम है, और ये अभिक्रिया किया है किसके साथ, ये वाष्प के साथ अभिक्रिया किया। तो यहाँ पे लेकिन जल का सूत्र ही दिया हुआ है H2O। तो एक बात आपको बता दें कि वाष्प जो है ना वो भी बनता है आपका किससे, जल से ही बनता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला आपका H2O है। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके, और ये क्या बनाता है आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अब हम लोगों ने जल के साथ तो मेटल को अभिक्रिया करवा लिया। अब हम लोग देखेंगे कि धातु जो है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है। ठीक है, तो बात करें हम धातु की, तो ये जो है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया किस तरह से करेगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए तनु अम्ल लिखा हुआ है। तो हम लोग ये समझते हैं कि तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पे आप लोग का लिखा हुआ रहता है सांद्र अम्ल के साथ, तो कहीं तनु अम्ल के साथ। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। बात करें यहाँ पे सांद्र अम्ल, ठीक है, सांद्र अम्ल इसको बोलते हैं कॉन्क एसिड। ठीक है, तो कॉन्क एसिड की बात करें तो इसमें जो है ना अम्ल अधिक होंगे और जल की बिल्कुल थोड़ी मात्रा होगी, नाम भर की। ठीक है, यानी लगभग नहीं के बराबर। इसमें अम्ल ज़्यादा होगा सांद्र वाला में, याद रखिएगा आप लोग। ओके, और बात करें हम तनु वाला की, तो तनु अम्ल जो होते हैं यानी इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। ओके, तो डाइल्यूट अम्ल की बात करें तो इसमें क्या होगा, जल ज़्यादा होगा, अम्ल जो है बहुत कम होगा। अम्ल लगभग आपका कुछ ही अनुपात में रहेगा जल के कंपैरिजन में, जल के तुलना में। ठीक है, यानी कि जल जो है, जल की मात्रा बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तनु अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पे तनु अम्ल के साथ ही अभिक्रिया आप लोग को कराने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जब धातु को, कोई भी धातु हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ धातु है यहाँ पे लिखा हो, तो कोई भी धातु हो सकता है। जब धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या देगा, लवण देगा, और यहाँ पे क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। ओके, लवण कहते हैं किसको, लवण बोलते हैं आपको सॉल्ट को। ठीक ना, तो यहाँ पे ये क्या देगा, सॉल्ट देगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है कोई भी मेटल हो सकता है, तो इस तरह से आप लोग करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो, चलिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आप लोग समझिए। चलिए, कोई भी मेटल है यहाँ पे, मान के चलिए सोडियम लिया, कोई भी धातु है, उसको किससे करवाया, तनु HCl से। ओके, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाया। तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपका सॉल्ट, यानी ये लवण दे रहा है NaCl, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब इसको संतुलित कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब क्लोरीन को बराबर किए तो यहाँ पे सोडियम को भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ये हो गया। तो इस तरह से जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखने वाले हैं कि क्या जो है, मतलब ये जो है, क्या सभी अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया करके ये जो है क्या देते हैं, लवण देते हैं। ओके,
तो बात करें यहाँ पे तो ये जो है ना, ये सभी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण नहीं देंगे, ठीक है। उसमें से जो है आपका, एक है आपका HNO3, कौन सा, HNO3, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक ही चीज़ बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड लिख सकते हो आप लोग, इंग्लिश वाला, और हिंदी में आप लोग नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नाइट्रिक अम्ल जो है एक ऐसा अम्ल है जो कि इसके साथ जो है ना अभिक्रिया करने के बाद जो है ये H2 गैस नहीं देता है, ये क्या कर देता है, ये H2O देता है। डायरेक्टली ये क्या करेगा, H2O देगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एज एग्जांपल आपको बताएं, तो जैसे कि उसमें क्या दे रहा था, हाइड्रोजन गैस दे रहा था, NaCl, और H2 गैस दे रहा था। लेकिन अगर वही मैं HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाऊँ, जैसे कि हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल, तो उसके साथ अगर अभिक्रिया करवाया जाए तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, ये देगा आपको NaNO3 देगा, और उसके बाद देगा H2O, ठीक है, यानी जल देगा, ठीक है। चलिए, तो उसका रिएक्शन आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्या है, सोडियम है, प्लस में ले लीजिए आप HNO3, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बनाएगा आपका NaNO3 बनाएगा, और प्लस में जल देगा, ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी अम्ल जो है, जो धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, यानी HNO3। चलिए अब इसको बैलेंस्ड कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए O3 है, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 4 है। ओके, तो इसको बैलेंस किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पे चलिए यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, ओके, यहाँ पे मेरा 3 काम में आ गया है, यानी ये 4NO3 में से आपका एक काम आ चुका है, तो बचा यहाँ पे कितना, सबसे पहले यहाँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 4NO, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो ही गया है, तो बचा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 4N का यूज हो रहा है, 4 यहाँ पे हो जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे H2 को बैलेंस करना है, तो H2 यहाँ पे कितना है, H2 यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर हमको क्या करना होगा, ओके। तो यहाँ पे चलिए ऐसा कीजिए, इसको 4 से नहीं, इसको और कम से लीजिए। चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ आप लोग के लिए, चलिए। यहाँ पे हो गया Na प्लस HNO3, यहाँ पे डॉट दीजिए, NaNO3, और प्लस में H2O। तो बात करें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा कहाँ क्या है, H2 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे H2 बैलेंस नहीं है, ओके। और यहाँ पे NO3 तो हो ही गया है, तो यहाँ पे H2 बैलेंस नहीं, तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2NO, यहाँ पे क्या हो गया 2Na, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके साथ यहाँ पे 2 हो जाएगा,
ओके। और ये जो है यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है, NaNO2, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हो गया बैलेंस्ड, तो ये हो गया पूरा का पूरा बैलेंस्ड हो गया, ओके। हम्म ओके, ये हो गया बैलेंस्ड, यहाँ पे हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद बात करें नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद है आप लोग का, एक मिनट, लाइट चली गई। हाँ, तो इसके बाद हम बात करें तो और ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे और ज़्यादा तो कुछ नहीं है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपका रह गया है, इसमें जो है अपवाद ये रहेगा कि ये जो है ना, मैग्नीशियम है और मैग्नीज, ये दोनों के साथ जो है जब HNO3 अभिक्रिया करेगी, जब HNO3 अम्ल जो है अभिक्रिया करेगी तो ये क्या देगा, H2 गैस ही देगा, ठीक है। क्या देगा, H2 गैस देगा। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ओके। उसके बाद फिर है आपका, इसके बाद आप लोग का एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, एक और क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी धातु है जो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। कौन सी धातु है जो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर जो है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। ये तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये किसके साथ अभिक्रिया करती है, ये सांद्र HCl के साथ, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो किसके साथ अभिक्रिया करेगी, सांद्र। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, तनु, यानी डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है कॉपर। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग अब उसके बाद देखेंगे, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे एक्वा रेजिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्वा रेजिया जो होता है वो मतलब, हाँ चलिए, तो एक्वा रेजिया की बात करें तो, ओके, तो यहाँ पे जो है एक्वा रेजिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक्वा रेजिया जो होता है ना, वो मतलब इतना खतरनाक अम्ल होता है, इतना खतरनाक अम्ल होता है कि वो जो है ना सोना जिसका कि गलनांक जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये उसको भी गला सकता है, आसानी से गला देता है, ठीक है। एक्वारेजिया जो होता है वो मतलब सोना को भी आसानी से गला देता है। तो एक्वारेजिया होता क्या है, ये बनता कैसे है, तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो एक्वारेजिया जो होता है, ये देखिए 3:1 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये किसका किसका है, ये आपका है 3 भाग है आपका HCl है, ओके। 3 भाग आपका HCl है। और उसके बाद एक भाग जो है कौन सा है, एक भाग है आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3। और याद रखिए कि ये दोनों जो होते हैं सांद्र होते हैं, ठीक है। सांद्र HCl का बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं,
ये कैसा है, सांद्र है, और ये भी जो है सांद्र है, ठीक है। यानी दोनों कैसा है, दोनों का दोनों सांद्र है, यानी दोनों कॉन्क है। ओके, कॉन्क 3 भाग जो है कॉन्क HCl और प्लस में 1 भाग HNO3, ये दोनों मिल के जो है ना ये बनाते हैं क्या, एक्वारेजिया। और इसको जो है क्या बोलते हैं, अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि अम्लराज का फॉर्मूला क्या होता है, अम्लराज, ठीक है। यानी क्या, अम्ल का राजा होता है, ये कहने का मतलब है। यानी ये जो है ना किसी भी चीज़ को गलाने में सक्षम है, किसी भी चीज़ को क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका जो है ना कैपेसिटी होता है। तो ये जो है सोना को भी गला देता है। तो और इससे हार्ड तो मतलब बहुत कम ही चीज़ बचे हुए हैं। ओके, तो इसके बाद जो यहाँ पे आप लोग को एक्वारेजिया के बारे में पता चल गया होगा, और इसको अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर बात करें यहाँ पे तो और ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और है आपका, धातु की अभिक्रिया किसके साथ, लवण के साथ। ओके, धातु की अभिक्रिया किसके साथ, लवण के साथ। तो लवण कौन होता है, NaCl, KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड हो गया, आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, लवण हैं। ओके, अब जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, तो ये पोटेशियम सल्फेट हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे लवण हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, लवण के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, तो ये देखिए धातु जो है ये लवण के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये क्या बनाता है, ये जो है ना ये दूसरा का लवण के साथ जो है अभिक्रिया कर लेता है, और उसके बाद फिर उसको जो है क्या करता है, उसको वापस छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए, ओके थोड़ा सा आगे बढ़ गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मान के चलिए 2 धातु है, ठीक है। मान के चलिए क्या, धातु A है और एक है आपका धातु B। यानी ये जो है लवण है आपका KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका क्या करता है, ये जो इसके साथ जो Cl या SO4 कुछ भी लगा हुआ होता है वो किसके साथ चला जाता है, A के साथ चला जाता है। यहाँ देखिए A का लवण बन गया, और उसके बाद क्या बन गया, ये जो B के साथ जो कुछ भी था, Na था, K था, या फिर मैग्नीशियम था, कुछ भी था, उसको क्या करता है यहाँ पे अकेला छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे से समझने का कोशिश करें अगर, ओके। तो यहाँ पे जैसे चलिए एग्जाम्पल मैं आप लोग को एक बताता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पे मान के चलिए एक जस्ट ए मिनट, चलिए मैं यहाँ पे आपको एल्युमिनियम ले रहा हूँ, ठीक है। क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं एल्युमिनियम ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम, ठीक है। अब एल्युमिनियम जो है ये किसके साथ कर रहा है, NaCl के साथ कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ जो Cl लगा हुआ है ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे उल्टा सा हो गया थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत, ये आपको समझाने के लिए रिएक्शन है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AlCl3, और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था कि धातु B वाला जो है उसको अकेला छोड़ देगा, तो प्लस में ये Na बेचारा अकेले ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन करता है, ओके, लवण के साथ। यानी जो स्ट्रॉन्ग लवण होगा, ठीक है, यानी जिसकी जो है जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होगा और नेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, तो वो अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा और एक लवण बनाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे वही किया था, ठीक है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, ये याद रखिए आप लोग कि कौन सा जो है कितना ज़्यादा जो है अधिक क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है ये आप लोग का, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा है, पोटेशियम है। उसके बाद पोटेशियम के बाद कौन सा, सोडियम है। उसके बाद फिर कैल्शियम है। उसके बाद मैग्नीशियम है। उसके बाद एल्युमिनियम है।
उसके बाद जिंक है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप लोग बना लीजिएगा इसको जो है, क्योंकि इसको जो है ना आप लोग को एग्ज़ाम में 4 दे देंगे कोई भी मेटल, और बोलेंगे इसको जो है ना आरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से दिया हुआ रहेगा, ओके। जैसे मान के चलिए मैंने मैग्नीशियम ले लिया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मैग्नीशियम लिया, उसके बाद एल्युमिनियम लिया, सोडियम लिया और पोटेशियम लिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन चारों को जो है ना आरोही क्रम में सजाइए क्रियाशीलता के आधार पर, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, तो उस तरह से क्रियाशीलता के आधार पे सजाइए इसको, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को आरोही का मतलब क्या होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ठीक है। यानी तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जो सबसे कम क्रियाशील है सबसे पहले उसको ढूंढेंगे। तो सबसे कम क्रियाशील कौन है, यहाँ पे नीचे से देखेंगे सबसे कम क्रियाशील एल्युमिनियम है, तो हम लोग पहले किसको लिखेंगे, एल्युमिनियम को। उसके बाद फिर देखेंगे कौन है, मैग्नीशियम है, तो उसके बाद मैग्नीशियम को लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे इसी में से दूध देखना है हमको, तो उसके बाद कौन सा, सोडियम है, तो सोडियम को ले लेंगे। और सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। तो ओके, तो इस तरह से कोई भी दिया हुआ रहेगा धातु और बोल देंगे आपको सजाने के लिए, तो इस तरह से आप सजा सकते हैं, ओके। और यहाँ पे इसके अलावा और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है आपके कल के होमवर्क, ठीक है, जिसको कि आप लोग करके लाइएगा, ओके। जस्ट ए मिनट, पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर यहाँ तक के बाद, और फिर यहाँ पे और सारा आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए यहाँ से, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना सारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कल करके लाइएगा, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है सेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो है बेनिफिट और बच्चे को मिल सके, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग जो है शेयर कर रहे होंगे, ओके। तो इसी तरह जो है बने रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, ओके। तब तक के लिए बाय एंड हैव ए नाइस डे।